नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि हमने 10 का भी जो गणित था स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज से हम कक्षा 12 का जो गणित है ना भाई उसको भी स्टार्ट कर दे। यानी कि अब हम कक्षा 10 और 12 का तैयारी बहुत ही लाजवाब तरीके से कराएंगे और टारगेट रहेगा 90 प्लस का। प्यारे रसगुल्लो, सच्चाई बता रहे हैं कि बहुत ही आनंदमय पढ़ाया जाएगा और वही चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा, इस चैनल पर सिखाया जाएगा, जो कि आप यूपी बोर्ड के NCERT प्लस सिलेबस में हो वही पढ़ाया जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस के भी क्वेश्चन प्लस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेकिन अभी NCERT को बहुत ही जल्दी कवर करना है, तो आज से NCERT का परिचय प्लस उदाहरण, यानी कि कुछ इसमें हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में पहले चैप्टर से जो चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, इसमें हमें कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है। तो जरा बात को समझिए। यहाँ पर देखिए, संबंधों के प्रकार एक प्रश्नावली हो जाती है जिसका नाम है 1.1 और एक हमारे पास आता है 1.2 जिसका नाम होता है फलनों के प्रकार। कहने का मतलब क्या होता है कि संबंध और फलन है, तो यहाँ पर बात का कहा संबंधों के प्रकार फलनों के प्रकार। यानी अब थोड़ी सा आप बात हमारा नोटिस करिए कि कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड में केवल यही 2 चैप्टर हैं, बाकी ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये 2 चैप्टर यूपी बोर्ड वाले में नहीं है, बिहार बोर्ड में है, तो हमारा टारगेट रहेगा यूपी बोर्ड। इसलिए भाई जो कट गया है हम उनको नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे जितने हैं उनके सिलेबस में 1.3 और 1.4 कट चुका है, यानी ऐसा कह दें कि पूरा से फिनिश्ड हो गया है। लेकिन याद रखिएगा, फलनों के संयोजन एवं व्युत्क्रमणि जो होता है, ये चैप्टर 2 जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है वहाँ पर देखा जाएगा। तो चलिए रसगुल्लो, पहले क्लास 11th में कुछ बातें आपको बता देते हैं कि क्या होता है संबंध, क्या होता है फलन, क्या होता है। जैसे कि कक्षा 10 में हमने कक्षा 10 तक तो जो पढ़ा वो बात ठीक था, लेकिन 11 में जो हमने एक चीज़ पढ़ा था जिसका नाम होता है संबंध, जिसे रिलेशन कहते हैं। रिलेशन यानी क्या हो जाता है रिलेशन। तो भैया बात समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको संबंध बताना चाहेंगे। जैसे हमारा और आपका एक टीचर एक स्टूडेंट का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, और एक पिता पुत्र का संबंध हो गया, दोस्ती का संबंध हो गया। आप भाई बहन का संबंध ले लीजिए। संबंध का मतलब कि एक दूसरे से किस कारण हम जुड़े हैं, किस कारण से हमारा जुड़ाव है। कहने का मतलब ये है हम आपसे क्यों जुड़े हैं, हमारा और आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का है। तो कहने का मतलब यही रसगुल्लो कि संबंध का मतलब हम क्यों जुड़े हैं, क्या रिलेशन हमारा है, वही है। जरा बात समझिए। कक्षा 11 में हमने क्या पढ़ा, जो भी आज हम ही बता रहे हैं, ये कक्षा 11 की कुछ बातें भी बता रहे हैं। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जैसे कि कुछ अवयव दिए रहते थे कि ए है और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और मान लीजिए 5 6, चलिए हम 7 ले लेते हैं। ये हमारे पास एक अवयव हो गया कि 1 2 3 4 7 हो गया। बी का हम अवयव लेते हैं, क्या मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, इतना ले लिया। कहने का मतलब जो हम समुच्चय पढ़े थे ना, समुच्चय, यानी कि आपने समुच्चय पढ़ा होगा, वहाँ पर क्या तरीका बताया जाता था कि मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, यानी कि हम क्या करेंगे ए और बी का रिलेशन निकालेंगे, यानी संबंध निकालेंगे। तो ए में क्या रिलेशन है 1 2 3 4, इसके बाद हमारे पास है मान लीजिए 7 है। चलिए यहाँ पे 5 भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 इसके बाद 7 कर लीजिए, यहाँ हम कर लेते हैं चलिए 4 के बाद फिर 5 और 7, बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद बी का क्या अवयव होने वाला था कि 1 2 3 4 5 और 6। कहने का मतलब यह है कि कक्षा 11 तक हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। क्या हमने क्लियर किया है कि हमारे पास अगर 2 अवयव दिया रहेगा तो हम इसको इस प्रकार से 2 अवयव के बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, बड़े सरल और आसान शब्दों में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक का संबंध लेते हैं किसके साथ, 2 के साथ, 2 का हो गया 3 के साथ, 3 का हो गया 4 के साथ, 4 का हो गया 5 के साथ, 6 का हो गया 5 का हो गया
6 के साथ, लेकिन 7 का किसी के साथ नहीं संबंध है। और यहाँ पर जो भी है ये हो जाता है हमारा x, ये हो जाता है y। हमने मान लिया, केवल हमने मान लिया कि जो अवयव हमारा a था हमने उसको x मान लिया, जो अवयव हमारा b था हमने उसको y मान लिया। ये क्लास 11th की चीज़ें हैं, आप घबराइएगा नहीं, अभी लिख देते हैं जिससे कि आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं। कक्षा 11 में ये चीज़ें हम पढ़ रखे हैं। अच्छा, हमने इतना लिख दिया। अब जैसे कि कहने का मतलब कि एक हमारा है 2 से जुड़ा 3, 2 है 3 से जुड़ा, 3 है 4 से जुड़ा, 5 है 6 से जुड़ा, जो 5 है 6 से। कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई संख्या किसी से जुड़ा है। हमने कहा ना, जो 2 है किससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 3 है 4 से जुड़ा, 4 है 5 से जुड़ा, 5 है 6 से जुड़ा। यानी भाई किसी न किसी को किसी के साथ संबंध है। कहने का इतना मतलब है कि 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, हमारा आपके साथ, आपका हमारे साथ, तो संबंध है ना। लेकिन इसको गणितीय भाषा में हम कैसे लिखेंगे, जरा इसको समझते हैं। देखिए, गणितीय भाषा में इसे लिखने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका हमने यहाँ पर क्या किया है आप पहले इतनी बात अच्छे से नोटिस कर लीजिए कि आप ये बात समझ पाए कि नहीं। क्या सिंपल सा प्रोसेस था कि एक अवयव यहाँ दिया था, दूसरा अवयव यहाँ दिया था, दोनों के बीच हमें क्या निकालना था, एक रिलेशन, एक संबंध बताना था। तो हमने इस फिगर को बनाया और संबंध निकाल दिया। आप एक बात यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ जो भी लिया गया, 1 से 1 ज़्यादा 2, 2 से 1 ज़्यादा 3, 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 से 1 ज़्यादा 5, यानी कि हमने यहाँ जो भी चीज़ें लिखा है वो यहाँ से यानी x से 1 ज़्यादा लिखा, x से 1 ज़्यादा। तो आइए इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे थोड़ा आपको समझाते हैं। चलिए, गणितीय भाषा में इसे लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ करना होगा r सच दैट हम a से b को परिभाषित करें, यानी a से b। यानी इसका मतलब होता है कि जो रिलेशन है किसमें, a और b का रिलेशन हमने किसमें निकाला, a और b का रिलेशन निकाला। तो यहाँ हो जाएगा r बराबर कोष्टक यही लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, 1, 2, यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ, यानी 1 का है 2 के साथ, 2 का है 3 के साथ, 2 का है 3 के साथ, 3 का है 4 के साथ, 3 का है 4 के साथ। अब देखिए 4 का है 5 के साथ, 4 का है 5 के साथ, 5 का है 6 के साथ, 5 का है 6 के साथ। ये था इसका रिलेशन। यानी कि कहने का कितना मतलब है, थोड़ा सा मतलब समझिए। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। यानी गणितीय भाषा में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। इतना हम लिख सकते हैं। और इसका एक नाम होता है जो हमने लिखा, ये होता है रोस्टर रूप। इसको कहते हैं रोस्टर रूप, यानी कि रोस्टर रूप होता है। और एक और तरीका होता है इसे लिखने का रसगुल्लो, जिसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। यानी समुच्चय निर्माण रूप वो भी बहुत ही लॉजिकल होता है, अभी हम उसको भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट समुच्चय निर्माण रूप हम देख ही लेते हैं। तो जरा बात समझिए, यहाँ पर क्या है, जो x है, जो हमारा y है, और जो x है, जो y है वो x से 1 ज़्यादा है, यानी x+1, x+1। समझिए, हमारा x 1 अधिक है किससे, y से। बात समझिए, जो y हमारा है, यानी y हमारा क्या इधर है, देखिए 2 से 1 ज़्यादा, 1 से 1 ज़्यादा 2, 2 से 1 ज़्यादा 3, 3 से 1 ज़्यादा 4, यानी x+1, यानी x में 1 ज़्यादा है, क्या, y x+1 है। तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे कि r सच दैट, या आप r बराबर लिख दीजिए, r बराबर कोष्टक लगाएंगे x, y। यानी ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए x और y की बात चलेगा। हमेशा हमने यहाँ लिखा एक अवयव x का, एक अवयव y का। देखिए एक x का, एक y का। इतनी बात आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। सिंपल सा प्रोसेस था, हमने प्रोसेस को देख लिया। क्या, y बराबर x y। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बात लिखी है, क्या लिखा है कि जो हमारा y है, जो हमारा y है वो x+1 है। यानी y हमारा x+1 है, x ज़्यादा है। क्या भैया, x हमने कर दिया ज़्यादा। ज़्यादा करने का मतलब, अब यहाँ समझिए कि देखिए यहाँ 1 था, 1 ज़्यादा हुआ तो 2 हो गया, 2 था, इसका 1 ज़्यादा हुआ 3, यानी यहाँ x+1 होगा y के बराबर।
y के बराबर होने के लिए यहाँ x+1 होगा। अब इनको हम रोस्टर यानी रोस्टर रूप में तो बड़े आराम से हमने देख लिया। देखिए रोस्टर रूप में बच्चे घबराते नहीं, फंसते कहाँ है, यही फंस जाते हैं जब समुच्चय निर्माण रूप लिखना होता है, बिल्कुल फंस जाते हैं। लेकिन आप नहीं फंसेंगे, क्यों? क्योंकि हमने आपको तरीका बता दिया। लिखने का तरीका आप देखेंगे y बराबर x+1, क्योंकि y का जो x का वैल्यू है वो एक ज़्यादा है। क्या है? एक ज़्यादा है। यानी कहाँ से ज़्यादा है? देखिए x भैया x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है x का अवयव और y का अवयव। अब समझिए x का जो अवयव होगा और जो y का अवयव, x हमने कहाँ से लिया? a से लिया। x कहाँ से लिया? a से लिया। y b यानी y b, यानी कि इतना आप लिख दिए तो यही हो जाता है हमारा, जिसका नाम होता है समुच्चय। समुच्चय आप लिख दीजिए, समुच्चय निर्माण रूप। ये हो जाता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, ताकि हम इस संबंध को दो तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल, 1 का 2 के साथ तो रोस्टर को आराम से लिख देते हैं और आ जाता है समुच्चय निर्माण रूप। इसको भी हम इस प्रकार लिखेंगे। अब आपको एक बात यहाँ फटाफट और ध्यान दे देनी है। फटाफट क्या ध्यान देना है कि यहाँ से प्रांत, परिसर और सह प्रांत कैसे निकालें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, 11वीं टॉपिक पूछा जाता है कि प्रांत कैसे निकालें भैया। प्रांत देखिए, प्रांत एक होता है सह प्रांत, सह प्रांत होता है, और एक होता है परिसर। परिसर देखिए, प्रांत, सह प्रांत, परिसर। देखिए प्रांत निकालने का जो तरीका होता है, जो ए का अवयव होता है पूरा, ए का अवयव पूरा, कहने का मतलब क्या पूरा? ए का जो भी अवयव हमारे पास आएगा, ए का जो भी अवयव हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा भैया? ए का जो भी अवयव आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रांत। इधर वाला पूरा अवयव हो जाता है सह प्रांत, और जो एक दूसरे से जुड़े हैं वो हो जाता है हमारा परिसर। पहले आप बात समझ चुके। हमने आपसे क्या कहा? हमने सिंपल सी बात कहा कि आप देखिए यहाँ से यहाँ जो जुड़े हैं, जो जुड़ा है वो हो जाता है प्रांत। जुड़ा क्या है? 1 2 3 4 और 5, यानी यही जुड़े हैं। 7 किसी से जुड़ा नहीं जुड़ा। इधर के जो ए का अवयव होता है वो प्रांत होता है, लेकिन कौन सा प्रांत होगा? वही होगा जो सब जुड़े रहेंगे। देखिए सब जुड़ा है, 1 2 से जुड़ा, 2 3 से, 5 जुड़ा है 6 से। 7 किसी से नहीं जुड़ा तब प्रांत नहीं होगा। अब आ जाता है बात सह प्रांत का। देखिए सह प्रांत में इधर वाला सब लिखे जाएंगे, चाहे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हैं तब भी कहा जाएगा सह प्रांत। तो आप लिख दीजिए क्या? 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, ये सब हमारा हो जाएगा सह प्रांत। अब बात आता है परिसर निकालने का। पहला आप इतना बात समझ लीजिए भैया कि आपने जो चीज़ यहाँ लिखा, यहाँ जो भी चीज़ें आपने लिखा समझ पाए। प्रांत लिखने का मतलब कि इधर वाले जितने अवयव इधर वाले से जुड़े रहेंगे उनको हम कहेंगे क्या है? प्रांत है। इधर वाला जितना अवयव रहेगा वो पूरा अवयव, चाहे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा परिसर हो जाएगा। अच्छी बात है। इसके बाद बात आती है, सॉरी परिसर नहीं, सह प्रांत हो जाएगा। अब बात आता है कि परिसर क्या होगा। देखिए परिसर निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि क्या होगा हमारा भैया परिसर। क्लास 11 का कुछ चीज़ें हमने क्लियर किया। अब क्या करते हैं, देखिए जगह कम था इसलिए हमने इसको मिटा दिया। अब देखते हैं संबंधों के प्रकार, जो कि यहाँ हमें केवल ए से ए में परिभाषित करके दिया रहेगा। कितने प्रकार के होते हैं जी संबंध, आइए फटाफट देखते हैं और समझते भी हैं। तो सबसे पहला संबंध एक जो होता है, यानी पहले प्रकार का, जिसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वतुल्य, यानी स्वयं के जैसा दिख जाए, यानी 2 अवयव दिख जाए, जितना अवयव यहाँ हो उतना अवयव यहाँ भी होने चाहिए। यानी इसका समुच्चय या इसका अवयव, दोनों का अवयव सेम हो, बराबर हो। जैसे कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब जैसे कि हमने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। मान लीजिए कि ए से ए में परिभाषित हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ रहा है 1 2 3, 1 2 3। जरा बात ध्यान समझिए। तो भैया ए का ए के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ए के ए के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 के 3 के साथ रिलेशन। कहने का इतना मतलब है
कि जो चीज यहाँ दिखे स्वयं वहाँ दिखना चाहिए, यानी कह रहा है स्वतुल्य, स्वयं के जैसे तुल्य दिखना चाहिए। यानी जो चीज ए में है वही चीज इस ए में भी है। आप देखेंगे एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ, सिंपल बात। जो चीज इधर दिखे वही चीज यहाँ भी अगर दिख गया तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी जो भी इमेज इधर बन रहा है, जो भी इमेज इधर बन रहा है, सेम इमेज यहाँ भी बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक तो यहाँ भी एक, यहाँ दो बना, यहाँ दो बना, यहाँ तीन बना, यहाँ तीन बना। बात समझ आई? यानी जितने अवयव ए में होंगे एक बॉक्स में, उतने अवयव दूसरे बॉक्स में आ जाएंगे। उसका नाम क्या हो जाता है, स्वतुल्य संबंध। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है लेकिन हम उसे दिखाएंगे। सबसे पहले इन सबके टाइप को समझ लेते हैं। सिंपल आपने समझा क्या कि जितने अवयव इधर हैं उतने अवयव यहाँ यानी बराबर होते हैं। आप ये बात समझ सकते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, कोई भी किसी से जुड़ सकता है, ये ऐसा नहीं कि केवल एक एक से ही जुड़ेगा, दो दो से ही जुड़ेगा, तीन तीन से, ऐसा बात नहीं। एक हमारा दो से भी जुड़ सकता है, तीन से भी जुड़ सकता है, दो हमारा एक से भी जुड़ सकता है, दो से भी जुड़ा है, तीन से। कहने का मतलब स्वयं का तो स्वयं से होना चाहिए, बाकी और भी हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि स्वयं के अलावा नहीं होगा। जैसे स्वयं का स्वयं से हो, बाकी अलावा भी हो सकता है। जैसे कि एक का एक था लेकिन एक का दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो ये होते हैं स्वतुल्य। अब देखिए अगला स्वतुल्य के बाद आता है जिसका नाम है सममित। सममित संबंध, जिसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत ही मजेदार ये भी होता है। सिंपल सा इसका प्रोसेस है। क्या देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a कामा बी बिलोंग्स टू आर तो b कामा ए बिलोंग्स टू आर। हमने ऊपर क्या देखा, a कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज। कहने का मतलब सभी, फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सभी वैल्यू a बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब वही सेम प्रोसेस हमने समझाया ना कि a का सभी अवयव ए में ही होना चाहिए। यानी एक का अवयव दूसरा अवयव के जो भी हमारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं, जो भी हमारे संख्या होंगी बराबर होगा। यहाँ कह रहा है कि a कॉमा बी फॉर ऑल। कहने का मतलब फॉर ऑल वैल्यूज। यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको हम चलिए एग्जांपल लेते हैं। ऐसे समझाना थोड़ा आपको टफ होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ही कह रहा है कि a कामा बी बिलोंग्स टू आर तो b कामा ए बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब a कामा बी होना चाहिए, फिर b कामा ए भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, देखिए आप अगर ऐसे ना समझ पाए तो आपको कैसे समझाएं, जैसे कि आप थोड़ा फास्ट समझे। चलिए समझाने के लिए कुछ दिमाग लगा जाए। चलिए आपको ऐसा समझाते हैं। देखिए आपको हम ऐसे समझाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए क्या, एक कामा दो आ गया, यानी 1 कामा 2, a कामा बी बिलोंग्स टू b कामा ए, यानी कि b कामा सी। देखिए b कामा सी नहीं, b कामा हम ले लेते हैं मान लीजिए 2 कामा 3। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, a कामा बी बिलोंग्स टू, तो b कामा ए होना चाहिए। b कामा ए है यहाँ, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a तो यहाँ है, b यहाँ है, a यहाँ है, b यहाँ। देखिए a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखिए ये उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा। देखिए यहाँ उल्टा हो गया ना, b इधर आ गया, a इधर। यानी कहने का मतलब जो हमारे पास a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, 3, लेकिन यहाँ b का वैल्यू 1 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप, कैसे होगा आइए समझाते हैं। देखिए कहने का मतलब यही है कि 1 कामा 2 होगा तो 2 कामा 1 होना चाहिए। अगर 4 कामा 3 है तो 3 कामा 4 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है हम क्या कहे। अगर 7 कामा 5 है तो 5 कामा 7 होना चाहिए। अगर 7 कामा 2 है तो 2 कामा 7 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a कामा v बिलोंग्स टू r तो b कामा a, यानी इसका उल्टा दिख जाए। इसका उल्टा यहाँ है, इसका उल्टा यहाँ है, इसका उल्टा यहाँ है, इसका उल्टा यहाँ है। अब बात समझ में आई आपको। यानी कि जो सममित संबंध होगा एकदम उल्टा, सिमेट्रिक दिखेगा सेम लेकिन उल्टा रहेगा। देखिए उल्टा कर दिया यहाँ, इसको उलट दिया यहाँ, इसको उलट दिया यहाँ, इसको उलट दिया यहाँ। बस यही बात है और कुछ नहीं। आप चाहे जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेटर लगा हमें समझाने के लिए। चलिए अब क्या करते हैं भाई, ये तो था हमारा दूसरा। अब चलिए हम तीसरे को समझ लेते हैं। देखिए तीसरा क्या है भाई, सच्चाई बताए यहाँ सबके दिमाग की दही चटनी अचार बन जाती है, क्योंकि बच्चे इस समझ ही नहीं पाते। कारण क्या है कि ढंग से समझा नहीं जाता। आइए आपको एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा इससे पहले हमने जो 2 किया, इन पे पहले उदाहरण को समझ लेते हैं। हमने 2 क्या किया, एक स्वतुल्य संबंध बनाया
और एक सममित संबंध। ये दोनों को हम एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने एक लिया है, कह रहा कि ए का जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड आर ए से ए में परिभाषित है। देखिए चित्र हम बना नहीं रहे हैं, आप समझिए। स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, तीनों दिखने चाहिए, ए का ए में होना चाहिए। देखिए स्वतुल्य के लिए ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ क्या है, 1 2 3 ना, डबल डबल। ए भी हमारे पास 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, यानी कि ए का वैल्यू ए में आपको दिख गया, ए का वैल्यू 1 में दिख गया। कैसे हुआ ये समझिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 1 2 3 1 2 3। जरा बात नोटिस कीजिए आप, ए में ए से जब परिभाषित करेंगे हम, रिलेशन निकालेंगे, ए जुड़ेगा ए के साथ, 2 जुड़ेगा 2 के साथ, 3 जुड़ेगा 3 के साथ। तो बताइए कि अगर रोस्टर रूप में से हम लिखें तो 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 लिखेंगे कि नहीं, जरा बताइए आप। तो यही चीज़ हमने कहा ना, स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, तो यानी 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 कहीं दिख जाए। एलिमेंट्स कितना दिया है, 1 2 3 मिल गया, 1 1 2 2 3 3, यानी स्वतुल्य है। बिल्कुल ही क्या है, स्वतुल्य है। अब आपको यहाँ लिखना होगा स्वतुल्य, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। चलिए दूसरे को देखते हैं। अच्छा इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए था। आइए दूसरा में क्या कह रहा है, अच्छा दूसरा यहीं से देख के अगर हम करना चाहें स्वतुल्य के लिए, तो 1 1 है, 2 2 3 3 नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं, क्योंकि केवल 1 1 दिखा। स्वतुल्य होने के लिए 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आइए अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में न तो 1 1 ही दिखाई दे रहा, न तो 2 2, न तो 3 3, तो सीधी बात है भैया कि स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए हमने आपको बताया ना कि तीनों होने चाहिए, जो भी हमारे पास अवयव होते हैं, कहने का ही मतलब है। जैसे कि पहला हमारा क्या था, स्वतुल्य था। अब दूसरे में देखते हैं। दूसरा कहा था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी होना चाहिए। 4 कामा 5 है तो 5 कामा 4 भी उसका अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके लिए भी ट्रिक है। जब भी हम सममित निकालेंगे, आप जब स्वतुल्य निकालें उसको भूल जाइए। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि हमारे पास स्वतुल्य में न तो ई है, न तो ई है, न तो ई है, क्या है 1 कामा 2 और 1 कामा 3। तो स्वतुल्य क्या कहता है कि 1 कामा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, जरा आप बात ध्यान समझिए। यहाँ से देखते हैं 1 कामा 2, तो भैया यहाँ पर 2 कामा 1 होना चाहिए, तो नहीं है, नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा सममित नहीं, लिखेंगे सममित, सममित नहीं है। सिंपल, एक ही को हम देख लिए, जब नहीं है तो आगे क्यों चेक करें। आइए इसको देखते हैं। हमने कहा कि जो 1 1 है इसे छोड़ दीजिए, 1 1 छोड़ दिया। 1 कामा 2 इसका अपोजिट दिख गया, 2 कामा 1 मिल गया। भाई क्या कहता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कामा 2 2 कामा ए, यानी क्या, सममित, सममित है, सममित है भैया। ये क्या है, ये सममित है। अब देखिए तीसरा जो हमारा है, तीसरा में अगर देखें तो 1 कामा 2 2 कामा 1 परफेक्ट सममित भी है। क्यों है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, सिंपल सा बात है। 1 कामा 2 उलट दिए, 2 कामा 1, यानी ये भी क्या होगा, सममित होगा। ये भी सममित है। अब हम बारी कर देते हैं दिखाने का, आपको समझाने का, यानी संक्रामक, जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ये अपने आप में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए ट्रांजिटिव को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले कह रहा है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अगर ए बी सी, ए कामा बी बी कामा सी है, तो हमें लास्ट में ए कामा सी मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ज़रा बात ध्यान से आप समझिए। जैसे 1 कामा 2 हो गया और 2 कामा 1 हो गया, और यहाँ क्या होना चाहिए, 1 कामा 1 है। अब ज़रा ध्यान से आप बात समझिए। यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने कहा कि ए कामा वी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो कहने का मतलब 1 कामा 2 है, ठीक है, इसका अपोजिट 2 कामा 1 ई भी है, 2 से 2 हटेगा तो 1 कामा 1 है, 1 कामा 1 बिल्कुल है, यानी क्या हो गया, ये पास। हमें यही कह रहा था। संक्रामक कब होगा, जरा बात समझिए।
1,2 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2,1, फिर इन दोनों को हटाएंगे, जब 2 2 हटाएंगे तो 1,1 बचना चाहिए, 1,1 बच गया। यहाँ समझिए 1,b, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए भैया अब a,b, अब समझिए जब b से b हटाएंगे हम, देखिए दोनों जगह से जब b हटाएंगे तो a,c आएगा, जो कि a,c आएगा। सेम प्रोसेस 1,2, 2,1, यानी इसका यहाँ उल्टा दिख गया। अब इस दोनों 2 को हटाएंगे तो यहाँ 1,1 मिल गया ना। यही होता है क्या हमारा जो होता है भैया संक्रामक, जो कि यही बच्चे डाउट होते हैं। सिंपल, आप समझ गए, सिंपल सा लॉजिक था, हो गया। अब चलिए फटाफट इनको, अच्छा एक बात और, अगर a,b बिलोंग्स टू r है, बाकी इधर का कुछ नहीं मैच करेगा। याद रखिए, केवल एक बात आपको बता दें कि a,b बिलोंग्स टू r अगर दे दिया, बाकी इधर 2 नहीं कुछ दिया तो भी संक्रामक होगा। याद रखिए, तो भी होगा। जैसे कि a,b बिलोंग्स टू r दे दिया और इसका अपोजिट कुछ नहीं मिला, तब भी क्या होगा, ये संक्रामक होगा। जैसे कि आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको भूल जाएंगे क्योंकि संक्रामक जो होगा स्वतुल्य वाले सबको भूलेंगे, तो स्वतुल्य के लिए एकदम हटा देते कि ई भी नहीं है हमारे पास, ई भी नहीं, ई भी। तो यहाँ देखिए 1,2, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस संक्रामक होगा। हमने कहा कि देखिए या तो 1,2 फिर 2 से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, फिर 2 2 हटने के बाद इसके बाद AC होना चाहिए, तब तो संक्रामक होगा। एक कब होगा, एक तब होगा जब 1,4 आ गया और इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा, जैसे कि 1,4 इसके बाद 4 से स्टार्टिंग कुछ नहीं है, तब भी संक्रामक होगा। कहने का मतलब क्या, देखिए 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ कुछ नहीं है, आप इसको देखेंगे फिर भी कटेगा, 1,2 आएगा। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1,2 आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, यानी ई हो जाएगा संक्रामक, संक्रामक, ई संक्रामक हो जाएगा है। अगला क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ भी स्वतुल्य को एकदम भूल जाएंगे, इसको हटा लेते हैं, स्वतुल्य को भूल जाएंगे, हालांकि स्वतुल्य था नहीं। देखिए 1,2 यानी 1,2 हो गया, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है 2,1, जब 2 2 को हटाएंगे 1 1 है ना, बिल्कुल 1 1 है, यानी ई भी क्या हो जाएगा हमारा, ई भी हमारा हो जाएगा संक्रामक। ई भी क्या होगा हमारा, संक्रामक है, संक्रामक है, ये भी हमारा संक्रामक है। अगला देखिए स्वतुल्य और सम्मित जो था, इस संक्रामक है कि नहीं देखते हैं। 1,2, 2,2 हटाएंगे तो 1,1 होना चाहिए। यहाँ पर बात समझिए भैया, जब यहाँ 1,2 दिया फिर 2,1 दे दिया, तो 2 हटने के बाद 1,1 होना चाहिए संक्रामक के लिए, जो कि नहीं है, तो ये हो जाएगा संक्रामक, संक्रामक नहीं है। इतनी बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस पे 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा ग्रोथ कर सके, आप क्वेश्चन को पकड़ बना सकें, यानी क्वेश्चन में पकड़ बना सकें, तो आप इनका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों चीज़ हमें पता होना चाहिए कि कब स्वतुल्य होगा, कब संक्रामक होगा, और इसके बाद भैया कब हमारा सममित होगा। ये 3 बात अगर आप याद रखते हैं तो हो जाएगा। चलिए साथियों, यही था क्या हमारा, यानी कि संबंधों के प्रकार का जो भी टॉपिक था यही था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्वेश्चन डाल देंगे, आप वहाँ से बड़े आसान भाषा में डिस्क्रिप्शन खोल करके निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन या उदाहरण करेंगे। इसके बाद फलनों, यानी हमने संबंधों के प्रकार देखा तो कुछ उदाहरण देखेंगे, इसके बाद फलनों के प्रकार देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई वीडियो या कंटेंट अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार उदाहरण के साथ।